गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना, जिसके पार्ट नंबर 14 की हम बात करने वाले हैं। पार्ट नंबर 13 तक हमने कर लिया। हम कर रहे थे क्वांटम संख्याएं। क्या कर रहे थे? क्वांटम संख्याएं। हमारी क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की थी। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी थी द्विघाषी क्वांटम संख्या, इसे n से शो किया, इसे l से। तीसरी थी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे m से शो किया जाता है। और पांचवी थी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हमने S से शो किया था। ये हमारी 4 प्रकार की मुख्य क्वांटम संख्याएं थी जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। हमने मुख्य क्वांटम संख्या n को कर लिया था और द्विघाषी क्वांटम संख्या l भी हो गई थी। अब हम 3 नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करेंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इस क्वांटम संख्या को स्मॉल m से शो किया जाता है सबसे पहली बात तो। फिर उसके बाद में ये जो क्वांटम संख्या है वो परमाणु में कक्षक को बताती है, कक्षक को बताने का काम करती है। फिर उसके बाद में आती है इस क्वांटम संख्या की जो खोज की थी वो लेंडे या लींडे भी बोल देते हैं कई बारी, इस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। हम दोनों क्वांटम संख्याओं की बात कर चुके हैं। ये जो तीसरी क्वांटम संख्या है वो पहली 2 क्वांटम संख्याओं से निर्धारित होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें मुख्य क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या, सबको साथ लेके चल रहे हैं हम। और द्विघाषी क्वांटम संख्या, फिर आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। लास्ट वाली थोड़ी अलग सी है, बाकी ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको हमने n से शो किया है, इसको l से शो किया है और इसको हमने m से शो किया। अगर n का मान 1 था तो हमारे लिए l का मान क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। और s उपकोष को शो कर रहे थे, ये k उपकोष को शो कर रही थी। n बराबर 2 था तो ये k l कोष को शो कर रही थी। और l का मान क्या आएगा? 1 आएगा तो ये p उपकोष को शो कर रही थी। और ये n बराबर 3 था तो k l m कोष को शो कर रही थी। तो l का मान क्या आएगा? 2 आएगा। और ये किसको शो करेगी? d को शो करेगी। इसी प्रकार n का मान अगर 4 आता है तो n कोष को शो करती है और l का मान 3 आएगा, यहाँ पर ये f को शो करेगी। अब हम l के मान से ही m का मान डिसाइड करेंगे। ठीक है, जब l का मान 0 है तो m का मान भी क्या होगा? 0 ही होगा। जब l का मान 1 है तो m का मान -1, 0 और +1 हो जाएगा। ठीक है, और m का मान 2 है तो m का मान -2, -1, 0, +1 और +2 हो जाएगा।
और अगर l का मान 3 है तो m का मान क्या हो जाएगा, -3 -1 0 +1 और +2। वैसे हमारे ये मान यहाँ तक ही काम में आते हैं, मेन तो ये 3 ही मान काम आते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास S उपकोष में एक कक्षक होता है जिसे S कक्षक कहा जाता है, S कक्षक कहा जाएगा। अगर S कोष में एक ही कक्षक होता है उसे S कक्षक कहा जाएगा, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे करके हम 2 इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं इसको। तो ये चीज़ तो अभी नहीं करनी है आपको, वैसी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब काम आएगी आपके। और अगर हमारे पास P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं जिन्हें Px, Py और Pz से प्रदर्शित किया जाता है। P उपकोष हो रहा है, P उपकोष मतलब L का मान अगर 1 है तो P उपकोष होगा। P का 3 वैल्यू रखनी पड़ेगी M की, तो P का ये डब्बा 3 खाने का ऐसे बनाएंगे हम। ये तो Px होगा, ये Py होगा, और ये क्या हो जाएगा, Pz हो जाएगा। बीच वाले का मान 0, इसका -1, इसका +1, ऐसे डिसाइड करते हैं हम। फिर D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं जिन्हें dxy, dyz, dxz, dx² और dz² से शो किया जाता है। 5 कक्षक होते हैं तो 5 खाने बनेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ dxy आ जाएगा और यहाँ dxz आ जाएगा। ये dz² होगा और dyz और dx² -y²। x वाली इधर ले लिए, y वाली इधर ले लिए, और z बीच में आता है। इसका मान 0, इसका -2 -1 +1 +2 ऐसे लिखते हैं अपने। इसके आधार पर प्रत्येक कक्षक का मान निर्धारित कर सकते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन हो, मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपने। जैसे पहला है n का मान 2 और l का मान 1 हो। दूसरा n का मान 4, l का मान 0। तीसरा l का मान 5, n का मान 5 और l का मान 3। और चौथा n का मान 3 और l का मान 2। अब देखो n का मान 2 है तो इसको तो 2 का 2 ऐसे लिख देंगे, और l का मान 1 है तो क्या होगा, p कक्षक होगा। अगर आगे प्लस माइनस कुछ और दिया होता तो हम इनको ले लेते कि p कौन सा होगा, px होगा कि py होगा। चलो हम क्या करते हैं, m का मान यहाँ पर -1 ले लेते हैं। अब हमें बनाना है 2 तो सीधा सीधा लिखा जाएगा। l का मान 1 है तो क्या हो जाएगा, p कक्षक हो जाएगा p, और -1 है तो -1 में क्या आता है, px, तो 2px हो जाएगा। ठीक है, n का मान 4 है तो ये 4 हो गया। l का मान 0 है तो क्या हो जाएगा, s कक्षक हो जाएगा। m का मान भी 0 है तो s के लिए l का मान भी 0 है, m का मान भी
0 होता है। फिर n कितना है 5 और l कितना है 3 के लिए f तो 5f हो जाएगा इसका कक्षक। और n का मान 3 तो सीधा ही 3 लिख देंगे। l का मान d तो 2 है तो d आ जाएगा। और अगर m का मान यहाँ पर -2 होता तो ये आ जाता dx/a। तो ये हमारे आंसर हो जाते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसे निकाल सकते हैं अपने। एक लास्ट चक्रण क्वांटम संख्या करवा देती हूँ, फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगी, आपको समझ आ जाएंगे। चक्रण क्वांटम संख्या, एक बार इसको तो यहाँ पढ़ा रहने दो क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज किया जाएगा। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या को ऐसे से शो किया जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर बोल सकते हैं इसको। इसकी जो खोज है अनलेनवेक और गाउस्टमट ने की थी। अनलेनवेक और गाउस्टमट ने की थी, क्योंकि इसका हिंदी में नाम नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में ही होता है और इंग्लिश में ही लिखा जाता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरीके से रोटेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज जाएगा, तो उसके लिए तो +1/2 हो जाएगा मान, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा -1/2। तो मान लो एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसके लिए पूछेगा तो +1/2 हो जाएगा मान, इसके लिए पूछेगा तो -1/2 हो जाएगा। तो s को +-1/2 से शो कर सकते हैं। ये थी स्पिन क्वांटम नंबर, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अलावा कुछ 1-2 चीज और है, जैसे चुंबकीय क्वांटम संख्या, या ऐसे ही निकाल सकते हैं। कुल कक्षकों की संभावित संख्या निकालनी है तो कुल कक्षकों की संभावित संख्या निकालिए। कुल कक्षकों की संभावित संख्या कैसे निकालते हैं, n²। अगर n का मान 1 है तो 1 की स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा s कक्षक हो जाएगा। 1 ही आ रहा है, 1 के लिए s कक्षक ही होगा, या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं 1 कक्षक हो जाएगा, ठीक है। और अगर n का मान 2 तो 2 की स्क्वायर बराबर 4, तो एक तो 1s आ गया और एक 2s आ गया, और 2 है तो 1s नहीं लेंगे, 2s और 2px और 2py और 2pz, तो 4 हो गए। तो ऐसे संभावित संख्या निकालने का सूत्र होता है n², जिससे हम संभावित संख्या निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्वांटम संख्याओं में एक चारों क्वांटम संख्याओं के अंदर ये रिलेशन होता है, मतलब 3 में ही होता है, चौथी का मान तो अलग ही होता है। तो n का मान हमेशा ही l से ज़्यादा होगा, लेकिन l का मान हमेशा ही ज़्यादा होना कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों का बराबर भी हो सकता है। देखो यहाँ पर बराबर भी है और इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, मतलब बराबर भी हो सकता है कहने का मतलब, और ज़्यादा भी हो सकता है। l का मान जो है m से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लो हमें कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे एक क्वेश्चन है n l व m के निम्न मान के आधार पर कक्षक निकालिए। निम्न मान के आधार पर कक्षक निकालिए। यहाँ पर n l और m का मान दिया है, उसके आधार पर हमें कक्षक निकालना है। जैसे n का मान तो 3 है पहला, और l का मान क्या है 1, और m का मान क्या है
0। तो यहाँ पर कौन सा कक्षक आएगा वो निकालना है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, n का मान तो 5, l का मान कितना है 0 और m का मान भी 0। इसके लिए कक्षक निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 है, n का मान तो 4 दे रखा है और l का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है और m का मान दे रखा है 0। मान लो इस तरीके से दे रखा हो। क्वेश्चन नंबर 4, इसी के अंदर n का मान तो मान लो 6 और l का मान क्या है 2 है और m का मान -2 है। ठीक है, तो n का मान 3 है, 3 को वैसे के वैसे लिखते हैं। l का मान 1 है तो कौन सा कक्षक होगा p होगा। m का मान 0 है तो p कक्षक में कौन सा होगा pz हो जाएगा, तो 3pz ऐसे हल हो जाएगा। ठीक है, फिर n का मान कितना है 5 है, 5 को सीधा ही लिख देंगे। l का मान 0 है तो क्या हो जाएगा s कक्षक हो जाएगा। ठीक है, m का मान भी 0 है तो s कक्षक ही होगा। n का मान 4 है, सीधा लिख दिया 4। l का मान 2 है तो कौन सा हो जाएगा कोस d हो जाएगा। और अगर हमारे पास m का मान 0 है, d के अंदर m का मान देखो dz² का है तो dz² हो जाएगा। n का मान 6 ऐसे कैसे लिख दिया, l का मान 2 है तो क्या हो जाएगा d उपकोष हो जाएगा और m का मान -2 है तो कक्षक कौन सा हो जाएगा dxyz कक्षक हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनको निकालने होते हैं तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। या फिर एक अपने इसके आधार पर निकाल सकते हैं कि कौन सा कक्षक संभावित होगा कौन सा नहीं होगा, उसको भी निकाल सकते हैं हम। तो एक क्वेश्चन और करते हैं अपने इस आधार पर कि कौन सा संभव है कौन सा संभव नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न मानों में से कौन सा संभव नहीं है या है। कौन सा तो संभव है, क्रॉस और सीधा निशान लगा देंगे अपने। जैसे पहला n का मान 0, l का मान 0, m का मान 0। ठीक है, और s का मान दे रखा है +1/2। ठीक है, दूसरा n का मान 1 और l का मान 0 और m का मान भी 0 और s का मान भी -1/2। ठीक है, n का मान, l का मान, m का मान, s का मान। l का मान है 1, l का मान 1, इसका 0, इसका +1/2। चौथा है n का मान 3, l का मान भी 3, m का मान 0, s का मान -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, n का मान 3, l का मान 1, m का मान -1, s का मान +1/2। ये हो मान लो। अब देखो n का मान 0 और l का मान 0, तो n और l बराबर हो गए, बराबर नहीं होते कभी भी। n का मान अगर 1 है तो l 0 होगा, n का मान 2 है तो l 1 होगा, 3 मतलब 1 कम होता है हमेशा ही। तो इसका मतलब ये संभव नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि इन दो को देख के ही पता चल जाता है लगभग। n का मान 1, l का मान 0 सही है, और l का मान 0 है तो m का भी 0 होता है, तो ये चीज़ सही है। n का मान 1 और l का मान 1 दोनों बराबर हो गए, तो ये संभव नहीं है। n का मान 3, l का मान भी 3, ये भी संभव नहीं है। l का मान 3, l का मान 1 और m का -1, तो ये संभव हो सकता है, क्योंकि इससे इसका मान कम ही होगा।
ठीक है। तो अगर m का मान 3 और l का मान 1 है, ठीक है, और m का मान -1 और s का मान +1/2, तो हमेशा ही n का मान ज़्यादा होता है l से, l और m का मान बराबर हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और m का मान l के मान से डिसाइड होता है, s का मान जो है वो +1/2 -1/2 होगा। तो इसके साथ ही हमारी क्वांटम संख्याएं कंप्लीट होती हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।